खात्मे और सूद से पाक मईशत को मुल्क में नाफिजुल अमल करने का फ़ैसला सादर किया। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होती हैं उनकी तरफ से दायर करदा अपीलों को वापस लेने के लिए मुतालबा किया। मैं खैर मक़दम करता हूँ हुकूमत के इस फ़ैसले का, और जनाब इसहाक़ डार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीलें वापस लेने का ऐलान किया तो मुझे इस बात पर खुशी भी है और उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए बमाम गुलदस्ते के, और बजाय इसके कि मैं उनको मुबारकबाद देता उन्होंने मुझे इस पर मुबारकबाद दी और फिर अपने अल्फाज में उन्होंने मीडिया से बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतहम्मिल नहीं हैं। आज हम इस जंग का ख़ात्मा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरनगू होने का ऐलान करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस ऐलान से एक हौसला अफजाई हुई और एक उम्मीद बराई, और बकौल मौलाना ज़ाहिदुर रहमान साहब के हुकूमत ट्रैक पे आ गई है। अब ट्रैक पे आने के बाद इसको चलाना भी तो है। तो ये जो आज का सेमिनार है ये दर हकीकत हुकूमत को अब आगे चलाने के लिए कौमी और इज्तिमाई तौर पर हमने एक मेहनत करनी है उसके लिए। इसीलिए एक तजवीज़ तो ये कि सिर्फ उलमाए किराम हों, तमाम मकातब फ़िक्र के हों। सो उलमाए किराम तो अव्वल दिन से कुरान और सुन्नत के हवाले से जो राय रखते हैं उसमें न कोई तरद्दुद है न कोई इबहाम है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, कारोबारी तबका, ताजर बरादरी वो भी इस सेमिनार का बुनियादी हिस्सा बने और उनकी तरफ से भी एक मैसेज जाए कि ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये तकरीब इस हवाले से एक काविश है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, इसहाक़ डार साहब को शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि कौम ऐसे इक़दामात में किस तरह हुकूमत को सपोर्ट देने और उनको ताकतवर बनाने और उनको हिम्मत दिलाने में दिलचस्पी रखती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बहरहाल यहाँ जिक्र किया गया और जब स्टेट बैंक के क़याम का इफ्तिताही जलसा था और जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने मुल्की मईशत को इस्लामी तालीमात पर मबनी रखने की बात की और मगरिब का तर्ज मईशत को इंसानियत की मुश्किलात का सबब करार दिया। सो आज हम समझते हैं कि ताख़ीर से सही लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद और असास, स्टेट बैंक की बुनियाद और असास में इन अकाबरीन की जो आरा हैं हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान की फ़िक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सर इक़दामात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस हवाले से हमारे मुल्क में मुश्किल ये है कि
جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آنے کا مطلب جیسے ہم نے منزل حاصل کر لی. میں اپنے سیاسی زندگی کی تجربات کی بنیاد پر بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست میں اقتدار میں آنا منزل نہیں ہے، یہ بھی منزل کی طرف آگے بڑھنے کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے. حکومت میں آپ آئے، اب اس وقت کا جو آپ کا حکومتی اثر و رسوخ ہے اور وہ وسائل ہیں، آپ کس قدر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں اگلی حکومت کس کی آتی ہے، وہ کیا تبدیلیاں لاتی ہیں، لیکن کچھ پالیسیاں جب آپ مؤثر انداز کے ساتھ نافذ کرتے ہیں وہ جگہ پکڑتی ہیں اور آئندہ حکومتیں بھی ان کو تسلسل دینے پر مجبور ہوتی ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، کتنے اہم قوانین، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے کہ جس کے نزدیک ان پالیسیوں کا، ان قانون سازیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا فکری طور پر اس کی مخالف ہوتی ہے، وہ ان کو خاموش کر دیتی ہے، منجمد کر دیتی ہیں. ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی فیصلہ اگر آتا ہے اور وہ آئین اور قانون اور شریعت کا تقاضا ہے، ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمارے اعتقادات کا تقاضا ہے، وہ جمود اور انضباط کا شکار نہ ہو. اسے ہم نے تسلسل دینا ہے، اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے. ایک پارٹی، ایک فرد ہو سکتا ہے اگر وہ کہے کہ عوام کی حاکمیت، وہ بھلا اپنی بات کرے، لیکن میری ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست کی زبان میرا آئین ہے، اور آئین کہتا ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی. لہذا ہم ریاست کی زبان میں بات کریں گے، ہم کسی پارٹی یا گروہ کی زبان میں بات نہیں کریں گے. ہمارے لیے ریاست کی زبان حجت ہے، ہمارے لیے آئین کی زبان حجت ہے. اور جب میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تو پھر یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، اگر اس کا ایک پلر بھی گرتا ہے تو پورا آئین گر جاتا ہے، اور آپ از سر نو ایک آئین ساز اسمبلی بنانے پر مجبور ہوں گے تاکہ وہ نئے سرے سے پاکستان کا آئین بنایا جائے. ہم اس حد تک اس کو اہمیت دیتے ہیں. پھر ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور یہ کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے. سو فائنینشل بل جب ہر سال ہم پاس کرتے ہیں، 73 کے آئین کے بن جانے کے بعد سارے آئین ہمارے سود پر مبنی ہوتے ہیں، سارے بجٹ سود پر مبنی ہوتے ہیں، سارے ہمارے فائنینشل بل سود پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی وائلیشن ہے اپنے ملک کے آئین کی اور اس کے نظریے کی اور اس کے عقیدے کی. اب ہم ٹریک پہ آئے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں مؤثر اقدامات کے ساتھ. آپ کا یہ اجتماع ان مؤثر اقدامات کے لیے رہنمائی کرنے کو ہے، اس کے لیے تجاویز دینے کو ہے. اور جہاں اس اسٹیج پر جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ حکومت کے لیے رہنمائی کا کام دیں گی. مجھے بار بار اشارہ کیا جاتا ہے آپ حکومت میں ہیں، ان سب کو تجربہ ہے، اور میری بھی جو 35-40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. حکومت میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی نے یا میں نے اپنے نظریے کو تحلیل کر دیا ہے. ہم حکومت پہ رہتے ہوئے اگر کوئی نظریاتی مسئلہ آتا ہے، اپنی حکومت کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا یہ اقدام اگر غلط ہے تو اصلاح کی طرف آنا چاہیے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں،
जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी है। और आप यकीन जानिए, जब हमारी मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो गई थी और हम ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़े थे, दिवालिया होने के किनारे खड़े थे, तो ये वो पहला शख्स है जिसके बारे में मेरी ये सोच हो गई कि पहली बार रियासत को एक बंदे की ज़रूरत पड़ गई और रियासत को इंतज़ामात करने पड़े कि इसहाक डार साहब आएँ और मुल्क की मईशत को संभालें। और जो ही वो तशरीफ़ लाए, एयरपोर्ट पर उतरे, एकदम से पता नहीं 12-15 रुपए डॉलर गिर गया। डॉलर ऐसा घबराया इनसे कि एकदम उसको चूल्हे हिल गई। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर को उठा, लेकिन बहरहाल एक ऐसी दलदल में हम फंसे हुए हैं कि उस दलदल से निकलना कोई आसान काम नहीं। जहां 22-25 अरब डॉलर का हमारा रिजर्व था, आज हम सोचते हैं कि अगले 2 महीनों में हम तनख्वाहें कैसे देंगे। इस सारी मुश्किल में कुछ मुस्बत इक़दामात, जिसका यकीनन जिक्र जनाब वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे कि हम ग्रे लिस्ट के आखिरी किनारे पर थे और ब्लैक लिस्ट के किनारे पहुंच चुके थे, वहां से हम वापस वाइट लिस्ट में आने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाइट लिस्ट के स्टेट्स में शुमार होने लगा है। तो इस एतबार से ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मुस्बत इशारात हैं। मैं मईशत का माहिर तो नहीं हूँ और नहीं इस हवाले से मैं कोई दावा रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुतमद्दन दुनिया में रियासतों की बका का मदार मईशत पर होता है। दिफाई क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती है। हाँ, जब कबायली ज़माने थे तो दिफाई क़ुव्वत वो पहली हैसियत रखती थी, माशी क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती थी। अमन हो और मईशत हो, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं रियासत के ज़िम्मेदारियों में से। कुरान करीम ने ममलकती और रियासती ज़िंदगी में 2 ही बातों का जिक्र किया है, एक अमन और एक मईशत। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअि वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। जब आबादियों ने अल्लाह की नेमतों का कुफ़रान किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको 2 मुसीबतों में मुब्तला कर दिया, खौफ और बदअमनी और भूख और इफ़लास में। आज हम इन्हीं 2 चीज़ों से गुज़र रहे हैं। हमने अपने मुस्तक़बिल को संवारना है, इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, अमन व आशती और खुशहाल मईशत, ये 2 हमारे गोल्स हैं जिसे हमने अचीव करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है। मैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस हवाले से उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया और मैं एक तवील ज़माने से इनके साथ वाबस्ता हूँ। जब सरकार के माहौल में हमें कोई सूद से पाक मईशत नहीं मिल रही थी और हमारे बैंकों का निज़ाम सूद से अटा हुआ था, तो आप ही ने प्राइवेट सेक्टर में इस्लामी बैंकारी का आगाज़ किया था।